ताज होटल वाला तो और भयंकर है। मतलब वहां वो ताज होटल में कोई 5-7 आतंकवादी है जिन्होंने पूरी होटल को हाईजैक कर रखा है और एक एक कमरे में अपनी लोकेशन लेके बैठे हुए हैं। इधर सरकार ने एनएसजी के कमांडो उतारे, बाहर खड़े हैं अपने पत्रकार। अब पहुंच चुके हैं एनएसजी के कमांडो, अब जल्दी ही कर लिया जाएगा वापस होटल पर कब्जा। ये टीवी पाकिस्तान में भी तो देख रहा है ना कोई। वो उनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठ के अपने यहाँ जो ताज होटल में उसका आतंकवादी बैठा उसको कह रहा है कि नीचे एनएसजी आ गई, ध्यान रखना। अब और अपने पत्रकार और अब एनएसजी का कमांडो जा रहा है 5वीं मंजिल की तरफ। वो उधर से कह रहा है टारगेट 5, टारगेट 5। वो अंदर 2 आदमी बैठे हैं, उड़ा दिया। ये अपनी पत्रकारिता है। तो अपनी मीडिया जिंदाबाद है। कई मामलों में तो कैसे काम करती है मीडिया की खुद के नहीं समझ में आ रहा है। अपने ये मान लिया गया कि किसी के हाथ में बॉम्बू दे दिया जाए, बस इसकी पत्रकारिता। फिर किसी के मुंह में घुसेड़ दो, बता कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है यार, बुरा ही लग रहा है क्या, कैसा लग रहा है इसके अंदर। तो मैं कंधार तो जब भी याद करता हूं मुझे लगता है अरे यार उस साल वो कांड नहीं हुआ होता तो बाद में कितने सारी जाने निर्दोष लोग मरे होंगे उसके अंदर, उस एक आदमी की वजह से। वो एक आदमी हमको छोड़ना पड़ा, उसने बाद में एक आतंकवादी संगठन बना दिया और बाद में खूब सारी कांड हो गए अपने। एक तो ये भी कारण, और एक मैंने एक दिन पहले बताया था शायद आपको कारण, कि हमारे एक प्रधानमंत्री बने, वही महानतम प्रधानमंत्री रहे अपने, इंद्र कुमार गुजराल। साल भर के लिए नहीं बने होंगे, साल भर के बने थे, लंका लगा गए देश की। का भारत एक शांति प्रिय देश है, इसलिए भारत देश अपने पड़ोसियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। हम शांति से रहेंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। इसलिए पाकिस्तान में जितने जासूस थे वापस बुला लिए। आपका एसेट खत्म हो गया यार, आपको न्यूज कौन देगा? न्यूज भी तो मिलनी चाहिए ना वहां पर क्या चल रहा है। हम शांति प्रिय, अरे नहीं है शांति प्रिय, नहीं बनना शांति प्रिय। लातों के भूत डांगर न घिरे दकाल्यांचे लाठियां खेत उखाड़ी जाए। पशु जब धमकाने से नहीं निकले तो किसान लठ उठा था, लठ, और बाद में जाके उनको भगा के आता है। ये नहीं वो बैठा बैठा करता अरे चले जाओ रे बाहर, क्यों आगे खेत में, तो ऐसे करने से पशु निकलता। किसान भी रात को लठ लेके सोता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं निकलेंगे, उनको बाहर निकालना। तो वो तो यार दुश्मन है, उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सारे के सारे वो 98 के आसपास में थे गुजराल जी, 97 97 98 में थे, वापस बुला लिए। उधर से सूचनाएं मिलनी बंद हो गई, इसलिए 98 से लेके 2008 तक ये 10 साल तो भयंकर ही बुरे निकले भाई साहब। डेली कोई ना कोई होते। 2008 के बाद अपने सरकार वापस जागी, सरदार जी वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वाली, और उन्होंने वापस भेजने शुरू किए। थोड़े थोड़े अंदर और रखो रहे, और थोड़े थोड़े अंदर और रखने शुरू किए। तब अब अपने पास सूचनाएं आती है। इसलिए पिछले 7-8 साल में आपने आतंकवादी हमले ज्यादा बड़े नहीं देखे कि सामान्य जनता को किसी प्रकार को नुकसान पहुंच गया, कि भाई हॉस्पिटल के अंदर बम फोड़ दिया, किसी मंदिर के बाहर बम फोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ दिया। इस प्रकार की घटना कई सालों से अभी देखी। उसका कारण ये है कि हमारे कुछ अज्ञात भाई, कैसे भाई, है ना, मैं आजकल यूं बड़ा राजी रहता हूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक इंजमामुल हक का एक बयान था, यदि आपने किसी ने ध्यान दिया हो तो, है ना। इंजमामुल हक का भी थोड़े दिन पहले बयान था कि उसने कहा था कि हरभजन इस्लाम में जाने वाला था। तो वो बात तो छोड़ी, हरभजन दूसरे दिन का आगे पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बात करता रहता है। पर मैं उस पे एक दूसरे पे ध्यान दे रहा था। उसमें इंजमाम बोलता है, इंजमाम कहता है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले जब शाम को नमाज पढ़ते हैं तो हम एक मौलाना साहब नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। उन मौलाना साहब का नाम है तारिक जमील। मेरा ध्यान उस पर तारिक जमील पर गया। ऐसा तारिक जमील इनको नमाज पढ़ाते थे क्या? तारिक जमील नमाज पढ़ाने के लिए आते और हम सारे नमाज पढ़ते। कुछ इंडियन टीम में भी कुछ मुस्लिम जो थे खिलाड़ी थे, वो भी नमाज पढ़ने। ओबीसी बात है, कोई प्रार्थना करो नमाज करो। तो उनके साथ हरभजन भी आता था, और हरभजन ने कहा कि एक दिन क्या मैं भी इधर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि यार तुम में तो इस्लाम की एक ही बात नहीं है, तो किस लिए आ जाऊं इधर। हरभजन ने हालांकि अगले दिन खंडन किया, उसने कहा झूठ बोलता रहे, झूठे लिए हैं बेटे, इनका कोई काम तो है नहीं, और मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। तारिक जमील का बेटा जो, उसको थोड़े दिन पहले अज्ञात हमलावरों ने सल्टा दिया था। तो अज्ञात हमलावर वही है जो हमने 2000 से 2008 के बीच में, 2008 के बाद में जो उधर डिप्लॉय किए हैं वही है। पिछले कुछ दिनों में कनाडा में, पाकिस्तान में, दोनों जगह हमारे कुछ भाई है जो अज्ञात हमलावर है। कराची में अज्ञात हमलावर ने फलान जी को उड़ाया, अज्ञात हमलावर का अभी तक पता
मैं बड़ा राजी होता हूँ। मैं उन हमारे अज्ञात हमलावरों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो है इसलिए हम रात को सुकून से सोते हैं। वो है इसलिए हम सुबह आराम से कोचिंग आ जाते हैं, शाम को आराम से चले जाते हैं। हमें डर नहीं लगता कि कब कोई गाड़ी के नीचे लगा जाएगा धम, इसके साथ ही उड़ जाएंगे अपने। कम से कम इतना यकीन है कि नहीं यार, यहाँ से ट्रेवल तो आराम से किया जा सकता, इतना बड़ा भी नहीं होगा। अब डर नहीं लगता कि आप जिस बस में जिस ट्रेन में जा रहे हो उसके अंदर धमाका हो जाएगा, लगता है कि नहीं यार आराम से बैठे हमें। तो कंधार वाली एक बहुत बड़ी गलती है। कंधार वाला हाईजेक नहीं होता शायद हम खूब सारी और जाने बचा पाते। उस कंधार में उस समय हमला करने के लिए अपने जयपुर का कौन सा राजा गया था? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन से बादशाह ने भेजा था? कंधार कहाँ पर है? कहाँ पर है? अफगानिस्तान। कंधार आप सबको याद रहना चाहिए। 99 के आसपास में आतंकवादियों ने हमारे भारत का एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया था, और उसको हाईजैक करके कहाँ लेके गए थे? कहाँ लेके गए थे? कंधार। उसके बदले में हमें 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। उनमें एक आतंकवादी था मसूद अजहर। कौन था? जिसने बाहर जाने के बाद बनाई थी लश्कर ए तैयबा। क्या बनाई थी? उसके बाद भारत पर जितने हमले हुए हैं सारे लश्कर ए तैयबा ने किए। जितने बाद बम विस्फोट वगैरह हुए उनमें ज्यादातर में हाथ किसका था? तो वो करवाने वाला कौन था? मसूद अजहर। उसको कौन से जहाज के बदले में सौंपना पड़ा? जो जहाज कहाँ पे लेके चले गए थे? कहाँ पे लेके चले गए थे? कंधार यूं सीने में सूल की तरह चुभता है। तो उस दिन यदि हमारा जहाज वो कंधार लेके नहीं जाते तो हमें आतंकवादी छोड़ना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो बाद में पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने जो खोया था वो उतना खोना हमें नहीं पड़ता। बहुत बड़ी। और मैंने एक दिन पहले ही हमने बात की थी कि बीच में 2000 से लेके 2008 तक तो हालत ये हो गई थी कि बंदा घर से बाहर जाता तब शाम को आराम से आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं था। मंदिर में फट गया, मस्जिद में फट जाए, दरगाह में फट जाए, ट्रेन में फंस जाए, बस में फट जाए, हॉस्पिटल में फट जाए, कहीं पर भी बम विस्फोट हो सकता है, उसका कुछ भी पता। मतलब इवन क्या होगा कि ताज इतना बड़ा होटल है, उसके घुस के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये जब हुआ था कंधार वाला हाईजेक हुआ था तो खूब सारे यात्री थे उसके अंदर, भाई पूरा हवाई जहाज ही था, खूब सारे यात्री थे। एक तो अपने भारतीय मीडिया बड़ी जोरदार चीज है जी। उधर कंधार में हाईजेक हुआ है, यात्री हैं उसके अंदर, सरकार बातचीत कर रही है आतंकवादियों से। आतंकवादी कह रहे हैं वो खूब सारे लोग मांग रहे थे, को 100 एक लोग अपने यहाँ पे उनके थे, वो कह रहे थे 100 के 100 को छोड़ो। सरकार करी नहीं छोड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं नहीं छोड़ोगे तो जितनी टाइम लगेगा उतने में एक गिलास भेज रहे हैं, यात्रियों को मारेंगे हम। सरकार और दबाव बना रही है कि नहीं 100 नहीं 50, 50 नहीं 20, 20 नहीं 10, ऐसा कुछ उनके बीच चल रहा है। इधर मीडिया अपने चली गई भाई यात्रियों के घर पे। ओबीएस सी बात है, यदि सामान्य कोई परिवार है और उनके परिवार का कोई बंदा आतंकवादियों के कब्जे में है तो वो बंदा क्या कहेगा? भाई मुझे तो मेरा भाई ला के दो, मुझे तो मेरा बेटा ला के दो, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार निकम्मी है, यही कहेगा। आपको कैसा लग रहा है आपका भाई आतंकवादियों के पास है? बुरा ही लगेगा यार। डांस तो कौन करेगा? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगला कहेगा सरकार निकम्मी है, सरकार हमारे भाइयों को बचा नहीं सकती, ऐसी सरकार को रहने का कोई भी हक नहीं है। और जब टीवी पर हम ऐसी खबर सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ यार देखो इस परिवार की कितनी दुर्गति हो रही है, और सरकार साथ नहीं दे रही। सरकार ही फाइनली थी दबाव में आई कि फिर उनसे वैसा ही समझौता करना पड़ा कि चलो 3 तो हम छोड़ रहे हैं, इनको दे दो। यदि मीडिया थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर देती, इस प्रकार की खबरें ना दिखाई जाती, तो शायद सरकार थोड़ा और प्रेशर बनाने में कामयाब रहती। कई बार अपनी मीडिया ऐसे कांड कर जाती इसकी हद नहीं। 99 का कारगिल वॉर, बरखा दत्त एक नाम सुना हो कभी आपने ना? बरखा दत्त जो एक रिपोर्टर है, वो कश्मीर चली गई, और तब सबने, आप तो रहे नहीं होंगे, मेरे को याद है कारगिल वॉर, मेरे को याद आता है मैं 6-7 में था, पर मुझे खूब अच्छे से याद है कारगिल वॉर एकदम। तो कारगिल वॉर के टाइम अखबार आते, अखबारों में यूं डेली वैसी खबरें आती, भाई इतने जवान शहीद हो गए, इतने हो गए। तो बरखा दत्त वहां रिपोर्टिंग करने चले गए, उस समय सब यूं तारीफ ही कर रहे थे कि ये होती है पत्रकारिता, गोलियों के बीच में जाकर कर रही है पत्रकारिता। खबरें क्या छापी? खबरें वैसी कि मैं आज इस चोटी पर हूं, यहां पर केवल 3 जवान है, क्या इस प्रकार से होगी देश की सुरक्षा? तो ये पाकिस्तान वालों को जो पता चल रहा है ना कौन सी चोटी पे कितने जवान है। खत्म हो रहे हैं यहां पर हथियार, क्या कर रही है सरकार? तुम पाकिस्तान वालों को भी तो बता रहे हो ना कि कहां पर नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस चीज के लिए उसको पुरस्कार और मिला। इसे कहते हैं पत्रकारिता। ऐसे इतना ही करवाए भगवान।